नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए शुरू करें। आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की है। स्टडी के रिजल्ट्स एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में छपे हैं। स्टडी के मुताबिक वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के चलते सोलर पैनल की परफॉर्मेंस में कमी आएगी। देखिए, ये स्टडी भारत के लिहाज से चिंताजनक है। क्यों, ये जानने के लिए मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ। भारत दुनिया में सौर ऊर्जा के उत्पादन में 5वें नंबर पर आता है। साथ ही देश ने 2030 तक 50% तक बिजली की जरूरतों को गैर जीवाश्म ईंधनों से हासिल करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कैपेसिटी का लगभग 5वां हिस्सा सौर ऊर्जा के जरिए हासिल किया जाएगा। अब अगर कोई स्टडी सोलर पैनल की परफॉर्मेंस में गिरावट की बात करती है तो भारत के ये प्लान्स भी अफेक्ट होंगे। गौरतलब है कि जब भी हम नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, चाहे वो पवन ऊर्जा हो या जल विद्युत, ये सभी फॉर्म्स हमें नेचर यानी प्रकृति से हासिल होते हैं। इसलिए ये मौसम और जलवायु से भी प्रभावित होते हैं। ऐसे ही सौर ऊर्जा, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा का ही एक प्रकार है, यह भी मौसम और जलवायु से प्रभावित होती है। स्टडी के मुताबिक भारत में साल भर में 300 सनी डेज यानी खिली धूप वाले दिन होते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण के चलते इनकी गुणवत्ता में कमी दर्ज की जा रही है। जब सोलर रेडिएशन पृथ्वी पर आता है तो ये कई सारे वेरिएशन से होकर गुजरता है, जैसे कि वायुमंडल में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर, जलवाष्प, एरोसोल, बादल। ये सनलाइट को या तो स्कैटर या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे सोलर रेडिएशन की मात्रा पृथ्वी पर कम पहुंचती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ग्लोबल डिमिंग कहते हैं। एक लाइन में कहें तो पृथ्वी पर पहुंचने वाली सनलाइट की मात्रा में लगातार कमी आना ग्लोबल डिमिंग है। अब सवाल है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन इससे कैसे प्रभावित होगा। तो देखिए, सोलर पैनल सनलाइट को ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। जब पृथ्वी पर सनलाइट ही कम पहुंचेगी तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी कमी दर्ज की जाएगी। अगली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को नए जज मिले हैं। जस्टिस जॉय माल्या बागची की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर हुई है और इस नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक सदस्यों की संख्या 33 हो गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश होते हैं। जस्टिस बागची के नियुक्त होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में एक जज की वैकेंसी है। जस्टिस जॉय माल्या बागची सुप्रीम कोर्ट में जज बनने से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे। उम्मीद की जा रही है कि वे 2031 में सीजेआई के पद पर काबिज होंगे। अब सवाल यह है कि यह अनुमान कैसे लगाया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 6 मार्च को सरकार को जस्टिस बागची के नाम की सिफारिश की थी। सरकार ने 10 मार्च को नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की सहमति की अधिसूचना जारी की थी। कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश में कहा था कि 18 जुलाई 2013 को जस्टिस अल्तमश कबीर के रिटायर होने के बाद से देश में कलकत्ता हाईकोर्ट से कोई सीजेआई नहीं बना है। इस सिफारिश से साफ है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में मेरिट और इंटीग्रिटी के साथ साथ रीजनल रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखा जाता है। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि सीनियरिटी के बेसिस पर जस्टिस बागची को मई 2031 में सीजेआई के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 सालों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या कम से कम 10 सालों तक किसी उच्च न्यायालय में एडवोकेट रह चुका होना चाहिए। यह भारत के राष्ट्रपति की राय में वो एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। आपको बता दें कि कॉलेजियम भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करने की एक प्रणाली है। यह प्रणाली भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के जरिए डेवलप हुई है। इस तरह कॉलेजियम सिस्टम न तो वैधानिक निकाय है और न ही संवैधानिक। दरअसल भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति से डील करता है और इसी में यह बात लिखी है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में सीजेआई से कंसल्ट करेंगे। बस इसी आधार पर कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अलग अलग कॉलेजियम होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता उसके मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों को पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित किया जाता है, फिर वे नाम राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। इस व्यवस्था पर आपत्ति यह है कि जजेस की नियुक्ति जजेस ही करते हैं। किस बेस पर यह नियुक्ति होती है, इसमें भी पारदर्शिता नहीं है। इस सब से निपटने के लिए सरकार ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए एनजेएसी को गठित किया था, जिसका मकसद कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेना और न्यायिक नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक संतुलन स्थापित करना था। इसे 4th जजेस केस 2015 के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था।
रायसीना डायलॉग के 10वें एडिशन का आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली में किया जा रहा है और ये जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर आयोजित होने वाली एक प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से होता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम काल चक्र व्हील ऑफ टाइम पीपल पीस प्लैनेट रखी गई है। इसका शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन शामिल हुए। इस इवेंट में डिस्कशन के लिए 6 थीम्स डिसाइड की गई हैं। इसमें पहली थीम है पॉलिटिक्स इंटरप्टेड शिफ्टिंग सैंड्स एंड राइजिंग टाइड्स। दूसरी थीम रिजॉल्विंग द ग्रीन ट्रिलेमा हु वेयर एंड हाउ रखी गई है। वहीं तीसरी थीम डिजिटल प्लैनेट एजेंट्स एजेंसीज एंड एब्सेंसेस रखा गया है। चौथी थीम में मिलिटेंट मर्केंटिलिज्म ट्रेड सप्लाई चेन्स एंड द एक्सचेंज रेट एडिक्शन को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा 5वीं थीम का टाइटल द टाइगर्स टेल रीराइटिंग डेवलपमेंट विथ अ न्यू पेन रखा गया है। 6वीं थीम के तहत इन्वेस्टिंग इन पीस ड्राइवर्स इंस्टीट्यूशंस एंड लीडरशिप पर बात की जाएगी। आपको बता दें कि रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में हुई थी और इसे सिंगापुर में आयोजित होने वाले शांग्रीला डायलॉग की तर्ज पर शुरू किया गया था। इंडियन वर्जन का नाम रायसीना डायलॉग नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल्स के नाम पर रखा गया, जहां पर भारत के राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन, पीएमओ और अन्य अहम सरकारी कार्यालय स्थित हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में पीएम विकास योजना के बारे में जानकारी पेश की गई थी। पीएम विकास यानी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक फ्लैगशिप स्कीम है। पीएम विकास योजना देश भर के अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों की कौशल उद्यमिता और नेतृत्व प्रशिक्षण जरूरतों पर फोकस करने वाली एक कौशल पहल है। इस योजना में पहले से चल रही सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, हमारी धरोहर और उस्ताद योजनाओं को मर्ज किया गया है। इस योजना के 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कंपोनेंट। इसमें भी 2 सब कंपोनेंट हैं। इन सब कंपोनेंट में परंपरागत या ट्रेडिशनल आर्ट को रखा गया है। इसे पहले उस्ताद और हमारी धरोहर के नाम से जाना जाता था। इसमें उन आर्टिसंस को कौशल प्रशिक्षण और आजीविका के बेहतर अवसर दिए जाते हैं जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स से जुड़े हुए हैं, जैसे जरदोजी का काम करने वाले कारीगर। इसी के तहत दूसरा सब कंपोनेंट है नॉन ट्रेडिशनल स्किलिंग। इसमें गैर परंपरागत आर्ट से जुड़े कारीगरों को स्किल किया जाता है, साथ ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसे पहले सीखो और कमाओ के नाम से जाना जाता था। दूसरा कंपोनेंट है लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इससे पहले नई रोशनी के नाम से जाना जाता था। इसके तहत महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप के लिए ट्रेन किया जाएगा। इसके तहत 2 लाख महिलाओं को 60 घंटे की लीडरशिप ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। तीसरा कंपोनेंट है एडुकेशन। इससे पहले नई मंजिल के नाम से जाना जाता था। इसके तहत अल्पसंख्यक और कारीगर समुदाय के स्कूल ड्रॉपआउट्स के लिए एक एडुकेशन ब्रिज प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें NIOS के जरिए 8वीं, 10वीं और 12वीं की ओपन स्कूलिंग कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पारंपरिक कारीगरों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के मकसद से हुनर हाट और लोक संवर्धन पर्व जैसी पहलों का भी आयोजन करता है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है हीट वेव। हीट वेव मूल रूप से किसी स्थान पर असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है। हीट वेव घोषित करने के लिए ये देखा जाता है कि सामान्य तौर पर उस क्षेत्र का तापमान कितना रहता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में सामान्य तौर पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है और मैक्सिमम भी 42 के आसपास रहता है। अब अगर उस एरिया में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर जाए तो इसे कहेंगे कि हीट वेव की स्थिति आ गई। इसलिए केरल में जिसे हीट वेव माना जाता है उसे ओडिशा में हीट वेव नहीं कहा जाएगा। वैसे अगर किसी क्षेत्र का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो इसे हीट वेव की स्थिति कहते हैं। वहीं 6.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पर गंभीर हीट वेव की स्थिति मानी जाती है। हीट वेव्स आमतौर पर मार्च से जून महीने के बीच में देखी जाती हैं। कई बार यह स्थिति जुलाई तक भी एक्सटेंड हो सकती है। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मैदानी इलाके में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर, तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान को हीट वेव की स्थिति माना जाता है। पहला सवाल है, चर्चा में रहे ग्लोबल डिमिंग का अर्थ क्या है? पृथ्वी पर पहुंचने वाली सनलाइट की मात्रा में कमी, पोलर रीजन से बर्फ का पिघलना, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का कम होना या फिर हिमालय की जैव विविधता का कम होना। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ क्यूबिट शब्द का उल्लेख करता है? क्लाउड सर्विसेज, क्वांटम कंप्यूटिंग, दृश्यमान प्रकाश संचार प्रौद्योगिकी या फिर वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था
बायोफ्यूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विभिन्न वनस्पति स्रोतों से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल या डीजल के साथ ब्लेंड किया जा सकता है। इसका दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। सही कथन या कथनों को चुनना था 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2। दूसरा प्रश्न था, चर्चा में रहे ब्लॉब्स का संबंध है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, पृथ्वी के अंदर मिली एक संरचना से या फिर एक सॉफ्टवेयर वायरस से। सही जवाब है पृथ्वी के अंदर मिली एक संरचना से यानी विकल्प सी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इन दिनों भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल के न्यूज एट 9 में हमने रायसीना डायलॉग कवर किया था। क्रिस्टोफर लक्सन रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए हैं। इस यात्रा के दौरान न्यूजीलैंड और भारत के बीच कई समझौते किए गए हैं। इस मौके पर न्यूजीलैंड भारत द्वारा लॉन्च 2 वैश्विक पहलों का भी हिस्सा बन गया है। एक तो न्यूजीलैंड IPOI यानी इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव्स में शामिल हुआ है। IPOI को नवंबर 2019 में भारत द्वारा थाईलैंड में आयोजित ईस्ट इंडिया एशिया समिट में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे एक नियम आधारित रीजनल ऑर्डर स्थापित हो सके। IPOI में 7 पिलर्स आइडेंटिफाइड किए गए हैं। इनमें से पहला है मैरिटाइम सिक्योरिटी, दूसरा है मैरिटाइम इकोलॉजी, तीसरा है मैरिटाइम रिसोर्सेज, चौथा है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्सेज शेयरिंग, पांचवां डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, छठा है साइंस टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक्स कोऑपरेशन, सातवां है ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा न्यूजीलैंड CDRI यानी कि कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सदस्य बन गया है। CDRI एक मल्टी स्टैक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है। इसमें राष्ट्रीय सरकारें, UN एजेंसीज, डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक और नॉलेज इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। इसका मकसद अवसंरचना को आपदा के लिहाज से तैयार करने के लिए, उसके साथ जुड़ी चुनौतियों को डील करने के लिए काम करना है। इसकी लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2019 में UN क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान की गई थी और इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही न्यूजीलैंड और भारत के बीच पूरे 10 साल के ब्रेक के बाद FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA में आ रही सबसे बड़ी चुनौती है भारत का डेयरी सेक्टर। दरअसल न्यूजीलैंड भारत के डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्सेस चाहता है, लेकिन भारत इस मामले में अपने लाखों किसानों को लेकर संरक्षणवादी नीतियों को अपनाता है। इसके चलते दोनों देशों के बीच FTA का मामला अभी भी अटका पड़ा है। क्योंकि इस बार भारत USA के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और US ने भी भारत से डेयरी सेक्टर को ओपन करने की मांग रखी है। भारत और न्यूजीलैंड के FTA की राह में दूसरी चुनौती है कि भारत की डिमांड। दरअसल भारत अपने स्किल्ड वर्कर्स के लिए न्यूजीलैंड से वही ट्रीटमेंट डिमांड करता है जो ऑस्ट्रेलिया और चीन के वर्कर्स को मिला हुआ है, लेकिन न्यूजीलैंड इसके लिए राजी नहीं था। लेकिन अब इन दोनों मुद्दों पर इस बार सहमति बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच FTA को फाइनलाइज किया जा सकेगा। भारत सरकार ने बजट 2025-26 में विज्ञान धारा योजना के बजट में अच्छी खासी वृद्धि की है। साल 2024-25 के बजट में इस योजना के लिए 330.75 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। वहीं साल 2025-26 के बजट में इसमें 1425 करोड़ रुपए को एलोकेट किया गया है। विज्ञान धारा योजना में 3 अम्ब्रेला स्कीम को मर्ज किया गया है। इस स्कीम में पहली स्कीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग। इसके तहत भारत की वैज्ञानिक अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। इसके लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लैब्स का विकास किया जा रहा है। दूसरी योजना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके तहत क्रिटिकल एरियाज में रिसर्च की जाती है। तीसरी योजना है इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। इसके तहत स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन और इंडस्ट्री तक इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। विज्ञान धारा योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। यह योजना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 5 ईयर्स गोल्स के साथ अलाइंड है। साथ ही ये योजना विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को भी पूरा करने में मददगार है। UNHCR यानी UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 58वें सत्र की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित की जा रही है। इस मौके पर वर्ल्ड उइगर काउंसिल ने एक एग्जीबिशन आयोजित किया है, जिसके जरिए चीन द्वारा उइगर मुसलमानों पर की जा रही ज्यादतियों को दिखाया गया है। वर्ल्ड उइगर काउंसिल उइगर लोगों के अधिकारों की वकालत करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना साल 2004 में हुई थी। अब देखिए, उइगर मुस्लिम्स चीन के शियनजियांग प्रांत में निवास करते हैं। चीन में जो उइगर मुसलमान रह रहे हैं वो अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह से संबंध रखते हैं। माना जाता है कि ये मूल रूप से मध्य और पूर्व एशिया के रहने वाले हैं। चीन में इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है।
ऐसा दावा है कि यह समुदाय चीन से अलग होना चाहता है, लेकिन चीन की वन चाइना पॉलिसी के चलते चीन ऐसा नहीं चाहता। इसके चलते इनके विरोध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए चीन द्वारा यहां डिटेंशन कैंप लगाकर कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का अनुमान है कि हाल के सालों में चीन के शिनजियांग क्षेत्र में बने डिटेंशन कैंप्स में करीब 10 लाख उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा हुआ है। चीन ने शुरू में तो इन डिटेंशन कैंप्स के अस्तित्व को ही नकार दिया था, लेकिन बाद में कहा कि ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि उइगर बंदियों को हिरासत शिविरों के भीतर और बाहर अक्सर कठोर परिस्थितियों में जबरन श्रम का शिकार बनाया जाता है। माना जाता है कि यह जबरन श्रम उइगरों को चीन के कार्यबल में एकीकृत करने और उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को दबाने की चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें कि यूएनएचसीआर जिनेवा में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए एक बहुपक्षीय मंच है। यूएनएचसीआर संयुक्त राष्ट्र के भीतर मानवाधिकारों के लिए जिम्मेदार मुख्य अंतर सरकारी निकाय है। इसे साल 2006 में यूएनजीए यानी यूएन जनरल असेंबली द्वारा स्थापित किया गया था। यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। यूएनएचसीआर में 47 सीट्स हैं। इन सीट्स को 6 रीजनल डिवीजन में बांटा गया है और इनके चुनाव हर साल गुप्त मतदान के जरिए होते हैं। जिस सदस्य देश को चुनाव के जरिए चुना जाता है उसका कार्यकाल 3 साल का होता है। यह सदस्यता लगातार 2 कार्यकाल तक सीमित है। इन सदस्यों का चुनाव जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है, जहां पर यूएन के 193 देशों में सबके वोट की वैल्यू बराबर है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक महिला में ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 का मामला पाया गया है। HKU1 को बीटा कोरोना वायरस हांगकांग भी कहते हैं। ये कोविड-19 और SARS-MERS की फैमिली से ही बिलोंग करता है, लेकिन इसे सामान्य रेस्पिरेटरी इलनेस ही माना जाता है। इसमें कोविड-19 की तरह पेंडेमिक फैलाने की संभावना नहीं होती है। कॉमन ह्यूमन कोरोना वायरस के प्रकारों में HKU1 के अलावा NL63, OC43 और 229E भी शामिल हैं। देखिए, डॉक्टर्स के मुताबिक कोविड-19 जब आइडेंटिफाई हुआ तब ये एक नोवल या एक नए तरह का स्ट्रोन था जो कि महामारी में तब्दील हो गया। लेकिन HKU1 की पहचान पहली बार साल 2005 में हुई थी, इसलिए ये नया वायरस नहीं है। साथ ही आमतौर पर ज्यादा लोग इसे लाइफ टाइम में कभी न कभी किसी न किसी तरह वायरस से प्रभावित होते रहते हैं। इस वायरस से लोगों में कॉमन कोल्ड और फ्लू होता है या इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने के माध्यम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जरिए दूषित सतहों को छूने और फिर चेहरे, मुंह या नाक को छूने से फैलता है। डॉक्टर्स के मुताबिक इससे होने वाली बीमारी अपने आप ही ठीक हो सकती है, लेकिन बुजुर्ग, बच्चे, प्रेग्नेंट विमेन, वीक इम्यून सिस्टम वाले लोग और इसके लिए वनरेबल हैं और इन्हें इसके लिए सतर्क होने की आवश्यकता है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल को हिंदी में अग्रिम जमानत कहते हैं। इसका मतलब है कि गिरफ्तारी से पहले ही व्यक्ति द्वारा इसके लिए अप्लाई कर दिया जाता है। इसमें उन्हें पता होता है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वे कोर्ट से पहले ही अपील करके गिरफ्तारी के वक्त जमानत पर रिहा हो सकते हैं। ये एक कानूनी प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने की अनुमति देता है, जिससे उसे गैर जरूरी हिरासत से सुरक्षा मिलती है। ये कोर्ट द्वारा किया गया एक ऐसा निर्देश है जिसमें व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले ही रिहा कर दिया जाता है। कोर्ट अगर 3 बातों से सेटिस्फाई है तो व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। पहली कंडीशन है कि कोर्ट ये मान ले कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन है कि कोर्ट को लगे कि गिरफ्तारी अनावश्यक है। वहीं तीसरी कंडीशन है कि व्यक्ति फरार नहीं होगा या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा प्लास्टिक ओडिसी पद निरूपित कर रहा है। प्लास्टिक पर निगरानी रखने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया सैटेलाइट, महासागरों में मिली प्लास्टिक्स को ईंधन में परिवर्तित करने के लिए एक यंत्र, प्लास्टिक प्रदूषण के लिए एक खास जहाज या फिर प्लास्टिक खाने वाला एक बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे HKU1, NL63, OC43 और 229E संबंधित हैं। ह्यूमन कोरोना वायरस, क्षुद्र ग्रह, जेनेटिक फसलें या फिर नए खोजे गए तत्व। अब आइए नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, चर्चा में रहे ग्लोबल डिमिंग का अर्थ है पृथ्वी पर पहुंचने वाली सनलाइट की मात्रा में कमी, पोलर रीजन्स से बर्फ का पिघलना, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का कम होना या फिर हिमालय की जैव विविधता का कम होना। इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी पृथ्वी पर पहुंचने वाली सनलाइट की मात्रा में कमी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ क्यूबिट शब्द का उल्लेख करता है? क्लाउड सर्विसेज, क्वांटम कंप्यूटिंग,
दृश्यमान प्रकाश संचार प्रौद्योगिकी या फिर वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी? इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी क्वांटम कंप्यूटिंग। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। बीते दिनों नई दिल्ली में वैश्विक सुरक्षा के मद्देनजर कई देशों के इंटेलिजेंस चीफ्स, कई देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ एक बैठक आयोजित हुई थी। इसमें 5 आइज अलायंस के 3 सदस्य भी शामिल हुए थे। 5 आइज अलायंस ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित रायसीना डायलॉग में भी हिस्सा लिया था। 5 आइज अलायंस कई कारणों से चर्चा में रहता है। वियतनाम युद्ध, खाड़ी युद्ध समेत रूस यूक्रेन विवाद में भी ये हाईलाइट हुआ था। ईरान और चिली जैसे देशों में लोकतांत्रिक तौर पर चुनी गई सरकारों को उखाड़ फेंकने में और अपने नागरिकों के प्राइवेसी राइट्स का उल्लंघन करने के चलते भी ये संस्था सुर्खियों में रहती है। दुनिया में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के दुनिया में इस संस्था ने एक अलग मुकाम हासिल किया है। 5 आइज अलायंस का गठन दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इसमें यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये सभी देश सामूहिक सुरक्षा और वैश्विक खतरों से निपटने के लिए आपस में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। आपको शायद अंदाजा ना हो, लेकिन किसी देश का मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क उसे न केवल देश के खतरों से निपटने में मददगार होता है, बल्कि इन्हीं खुफिया जानकारियों की बदौलत देश दूसरे देशों में जाकर बड़े बड़े मिशंस को अंजाम देते हैं। 5 आइज अलायंस के 5 कोर मेंबर्स के अलावा जब इसमें डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड और नॉर्वे जुड़ते हैं तो इसे 9 आइज अलायंस कहा जाता है। वहीं जब इसमें जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्पेन और स्वीडन शामिल हो जाते हैं तो इसे 14 आइज अलायंस कहा जाता है। 5 आइज अलायंस नेशनल सिक्योरिटी और वैश्विक खतरों से निपटने के लिए काम करता है, लेकिन इस सुरक्षा की कीमत पब्लिक को अपनी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज करके चुकानी पड़ती है। देखिए, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो एक डिजिटल वर्ल्ड है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए की जा रही निगरानी और लोगों की निजता का उल्लंघन के बीच एक ब्लर लाइन है। हमारे फोन कॉल्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया साइट्स, यहाँ तक कि शॉपिंग हिस्ट्री को कभी हमारे कंसेंट के जरिए तो कभी बिना कंसेंट के राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पढ़ा जा सकता है। इस डिबेट में लोग एक फ्रेज यूज करते हैं, इफ यू आर डूइंग नथिंग रॉन्ग यू हैव नथिंग टू हाइड। इस फ्रेज को सर्विलांस को जस्टिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये कि अगर कोई कानूनी तौर पर सही ढंग से जीवन जी रहा है तो उसे सर्विलांस से डरने की जरूरत ही क्या है। लेकिन यहाँ लोग ये भूल जाते हैं कि निजता का मतलब केवल अपने गलत कामों को छिपाना नहीं होता। निजता की परिभाषा में निजी जानकारी पर नियंत्रण रखना भी शामिल होता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है और इसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। यह अधिकार इतना जरूरी है कि इसे नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के बाद से अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। हाल ही में लोकसभा में अरिकानट या सुपारी बोर्ड को लेकर एक सवाल पूछा गया था और इस पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया कि सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही। इससे पहले साल 2021 में भी राज्यसभा में सुपारी बोर्ड के गठन को लेकर सवाल किया गया था। तब केंद्र में कृषि मंत्री के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर थे। उस वक्त भी कृषि मंत्रालय की तरफ से जवाब आया था कि केंद्र सरकार सुपारी बोर्ड की स्थापना को प्राथमिकता नहीं दे रही। देखिए, देश में कर्नाटक सुपारी के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है। लंबे वक्त से कर्नाटक के द्वारा केंद्र सरकार से सुपारी बोर्ड की स्थापना की मांग की जा रही है। कर्नाटक के मुताबिक सुपारी बोर्ड की स्थापना से इसका उत्पादन करने वालों के हित सुरक्षित होंगे। सुपारी में वैल्यू एडिशन हो सकेगा, साथ ही फसल को कीट और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए रिसर्च की जा सकेगी। देश में चाय, रबर, कॉफी, हल्दी, तंबाकू, मसाला और नारियल के लिए अलग अलग बोर्ड्स की स्थापना की गई है। आपको बता दें कि सुपारी के उत्पादन में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। इसे बीटल नट या फिर अरिका नट भी कहा जाता है।
लेकिन इसे नट यानी मेवे के बजाय फल के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। 2019 में कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ में उगाई जाने वाली सिरसी सुपारी को जीआई टैग भी दिया गया है। यह सुपारी सेक्टर में जीआई टैग हासिल करने वाला पहला उत्पाद था। 2022 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था, उसे देखिए। सवाल ये पूछा गया था कि भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चाय बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी एक नियामक संस्था है। टी बोर्ड का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बोर्ड का दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। और पूछा गया था कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4 या फिर केवल 1 और 4। इसका सही जवाब है विकल्प डी। सर्बिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच और उनकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जैसे मुद्दों को लेकर विरोध का सामना किया जा रहा है। जनता उनके खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरी है। इसी विरोध के बीच में खबर आई है कि सर्बिया में प्रदर्शनकारियों पर सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस खबर का खंडन खुद राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने किया। उनके मुताबिक सर्बिया की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर प्रतिबंधित सोनिक वेपन का यूज नहीं किया है। वहीं मिलिट्री एक्सपर्ट्स का दावा है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए सर्बिया में सोनिक वेपन का इस्तेमाल हुआ है, जबकि सर्बिया के कानून के मुताबिक इस वेपन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। सोनिक वेपन के बारे में जानने से पहले हम एक बार सर्बिया की लोकेशन को देख लेते हैं। देखिए, सर्बिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। बाल्कन पेनिनसुला के सेंट्रल पार्ट में यह स्थित है। सर्बिया अपनी सीमा रोमानिया, हंगरी, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना से साझा करता है। सोनिक वेपन्स लंबी दूरी तक बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करने वाली डिवाइसेज हैं। इन्हें दर्दनाक साउंड प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका उपयोग वॉइस एम्पलीफायर के तौर पर भी किया जा सकता है। साउंड एम्पलीफायर के तौर पर तो इस तकनीक का प्रयोग लंबे वक्त से किया जा रहा है, लेकिन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस तकनीक के इस्तेमाल का कॉन्सेप्ट 1990 के दशक में आया। 2004 में सबसे पहले इसका प्रयोग यूएसए के मिलिट्री ने इराक में किया था। सोनिक वेपन्स 3 तरीके के होते हैं। इनमें पहला है लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस यानी LRAD। इसमें साउंड की एक बहुत तेज यूनिडायरेक्शनल बीम उत्पन्न की जाती है जो कि 160 डेसिबल तक जा सकती है। दूसरा प्रकार है मॉस्किटो। ये डिवाइस बहुत हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती है जो कि 30 से कम उम्र के लोगों को परेशान करती है। साउंड एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादा उम्र के लोगों को ये आवाजें सुनाई ही नहीं देती। इसका तीसरा प्रकार है इंफ्रासोनिक वेपन। ये वेपन बहुत लो फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि सुनाई नहीं देता, लेकिन दर्द और डिसओरिएंटेशन के लिए जिम्मेदार है। एक्सपर्ट अभी तक इस डिवाइस की कैपेबिलिटीज पर रिसर्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने रिवाइज्ड NPDD यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट को मंजूरी दी है। NPDD मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के तहत एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके बजट में 1000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए अब इस स्कीम का कुल बजट 2790 करोड़ रुपए हो गया है। रिवाइज्ड NPDD के जरिए भारत में डेयरी सेक्टर में मिल्क प्रोक्योरमेंट के लिए अवसंरचना, प्रोसेसिंग कैपेसिटी, क्वालिटी कंट्रोल पर काम किया जाएगा, जिससे किसानों को बेटर मार्केट एक्सेस मिल सके, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके। इस योजना में 2 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ए में भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन, पहाड़ी क्षेत्र और संघ शासित प्रदेशों में डेयरी सेक्टर की अवसंरचना को विकसित करने पर फोकस किया जाएगा, और कंपोनेंट बी के तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में डेयरी सेक्टर में सस्टेनेबल कोऑपरेटिव्स के विकास पर जोर दिया जाएगा। NPDD के जरिए 3.2 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रोजगार के सृजन का दावा किया जा रहा है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को लाभ मिलेगा, क्योंकि महिलाएं डेयरी सेक्टर के वर्कफोर्स में 70% की हिस्सेदारी रखती हैं। सरकार के मुताबिक रिवाइज्ड NPDD श्वेत क्रांति 2.0 के साथ अलाइंड है। इसमें नई सहकारी समितियों को और अधिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम ग्रामीण आजीविका को बेटर बनाने, रोजगार पैदा करने का काम करेगा, जिससे पूरे देश में लाखों किसानों को लाभ होगा। देखिए, कल के न्यूज एट 9 में हमने बात की थी कि न्यूजीलैंड और भारत के बीच FTA की राह में सबसे बड़ी चुनौती डेयरी सेक्टर है। अब कहा जा रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA को 60 दिनों के भीतर फाइनल किया जाएगा। रिवाइज्ड NPDD से भारत में डेयरी सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट दिया गया है, जिससे डेयरी सेक्टर से जुड़े भारतीय किसानों के हित प्रभावित ना हो। यहां पर ध्यान रखिए कि भारत दुनिया में मिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ट्रुथ सोशल।
ट्रुथ सोशल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। इसकी ऑनरशिप ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के पास है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक हैं। हालांकि उन्होंने अपने शेयर अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर द्वारा कंट्रोल्ड एक ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिए हैं। ट्रुथ सोशल खुद को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताता है जहां सभी तरह के विचार मिनिमम सेंसरशिप के साथ व्यक्त किए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर कंजर्वेटिव वॉइसेस का बोलबाला है। साथ ही यह एकमात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके ओनर की पॉलिटिकल पावर इतनी हाई है। पहला सवाल है, सुपारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सुपारी के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। भारत में सुपारी के उत्पादन में केरल पहले स्थान पर है। कर्नाटक की सिरसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया है। उपर्युक्त में से सही कथनों को चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, वुलर लेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वुलर लेक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसे रामसर साइट का दर्जा हासिल है और ये झील लद्दाख में स्थित है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल पूछा गया था, खबरों में रहा प्लास्टिक ऑडिसी पद निरूपित करता है प्लास्टिक पर निगरानी रखने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया सैटेलाइट, महासागरों में फैली प्लास्टिक को ईंधन में परिवर्तित करने के लिए एक यंत्र, प्लास्टिक प्रदूषण के लिए एक खास जहाज या फिर प्लास्टिक खाने वाला एक बैक्टीरिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी प्लास्टिक प्रदूषण के लिए एक खास जहाज। अगला प्रश्न था, खबरों में रहे HKU1, NL63, OC43 और 229E संबंधित हैं ह्यूमन कोरोना वायरस से, क्षुद्र ग्रह से, जेनेटिक फसलों से या फिर नए खोजे गए तत्व से। और सही जवाब है विकल्प ए, यानी ह्यूमन कोरोना वायरस से। 20 मार्च को दुनिया भर में इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। यूएन जनरल असेंबली ने 2012 में 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के तौर पर मनाने का प्रस्ताव पारित किया और इस दिन को मनाने की पहल पेश की गई थी भूटान की तरफ से, एक ऐसा देश जो साल 1970 से देश की नेशनल इनकम के बजाय हैप्पीनेस को तवज्जो दे रहा है। इस मौके पर एक अहम दस्तावेज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 भी जारी की गई है। रिपोर्ट में 147 देशों का असेसमेंट किया गया है और इसमें 147 देशों के लोगों से क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। लोग अपने जीवन की गुणवत्ता को 0 to 10 के बीच आंकते हैं और इस रिपोर्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप और यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के सहयोग से तैयार किया जाता है। साल 2025 की रिपोर्ट में हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड दुनिया में पहले नंबर पर काबिज है। लगातार 8वीं बार फिनलैंड ने अपनी पहली पोजीशन को कायम रखा है। इंडेक्स में भारत को 147 देशों में 118वीं रैंक हासिल हुई है। पिछले साल की तुलना में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। 2024 में भारत को 126वीं रैंक हासिल हुई थी। इस सुधार के बावजूद भारत विवादों से घिरे यूक्रेन, मोजाम्बिक, ईरान, इराक, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, गाम्बिया और वेनेजुएला जैसे देशों से भी कम खुश है। तालिबान शासित अफगानिस्तान को खुशियों को मापने वाले इस इंडेक्स में सबसे आखिरी पायदान पर जगह मिली है। आर्थिक तौर पर पहले नंबर पर काबिज यूएसए को इस इंडेक्स में 24वीं रैंकिंग हासिल हुई है। यूएसए की रैंकिंग में बीते साल की तुलना में एक पायदान की गिरावट दर्ज की गई। वहीं साल 2012 से यूएसए की रैंकिंग में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 2012 में यूएसए इस रैंकिंग में 11वें स्थान पर था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएसए में लोगों के नाखुश रहने की प्रमुख वजह है कि लोग खाना अकेले खाना प्रेफर कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों के साथ खाना शेयर करना, सोशल सपोर्ट के लिए किसी का मौजूद होना और परिवार का आकार जैसे फैक्टर्स लोगों की खुशियों में भूमिका निभाते हैं। रिपोर्ट में माना गया है कि खुशियों का मतलब सिर्फ संपत्ति या आर्थिक समृद्धि से नहीं होता। खुश होने के लिए जरूरी है विश्वास, आपसी जुड़ाव और लोगों को ये मालूम होना कि कुछ लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। अगर हमें दुनिया में मजबूत अर्थव्यवस्था वाले समुदाय देखने हैं तो पहले उन चीजों में निवेश करना होगा जो वाकई जरूरी है। हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग में जो देश उच्च स्थानों पर काबिज हैं, उनमें सामाजिक सामंजस्य और मजबूत सामाजिक सुरक्षा जैसी विशेषताएं देखी गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने एक्स यानी ट्विटर पर एक जानकारी पेश की। इसके मुताबिक भारत सरकार का इंडिया एआई मिशन गेट्स फाउंडेशन के साथ MOU करेगा, जिसका मकसद फसलों, स्वास्थ्य, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में AI आधारित समाधानों पर काम करना है। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने इंडिया AI मिशन को 7 मार्च 2024 को मंजूरी दी थी। ये एक रणनीतिक पहल है जिसका मकसद देश में समावेशी और रोबस्ट AI इकोसिस्टम का विकास करना है। इस मिशन का मकसद AI की दुनिया में भारत को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाना है और इसके लिए 7 पिलर्स डिसाइड किए गए हैं। इनमें इंडिया AI कंप्यूट, इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स, इंडिया AI स्टार्टअप फाइनेंसिंग, इंडिया AI इनोवेशन सेंटर,
इंडिया एआई डेटासेट्स प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई एप्लीकेशंस डेवलपमेंट इनिशिएटिव और सेफ एंड ट्रस्टेड एआई शामिल हैं। हाल ही में इंडिया एआई मिशन के तहत 2 बड़े प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं। इनमें पहला है एआई कोशा, जो भारत का डेटा सेट प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए उच्च गुणवत्ता वाला डेटा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे एआई तकनीक को विकसित किया जा सके। और दूसरा है एआई कंप्यूट पोर्टल, जो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कंपनियों को सब्सिडी वाले जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स तक पहुंच प्रदान करता है। अभी इस पोर्टल पर 14,000 जीपीयू एक्टिव हैं और जल्द ही 4,000 और जोड़े जाएंगे। सरकार ने एआई क्षमता को बढ़ाने के लिए 18,693 जीपीयू का ऑर्डर दिया है। भारत अगले 3 से 5 सालों में देश में ही जीपीयू बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सके। जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है, जिसे ओरिजिनली ग्राफिक्स की रेंडरिंग में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया था। जीपीयूज एक बार में बहुत सारे डेटा को प्रोसेस कर सकता है। इसकी इसी क्वालिटी ने इसे मशीन लर्निंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग जैसे एप्लीकेशंस के लिए यूजफुल बना दिया है। जीपीयू को कंप्यूटर के सीपीयू में इंटीग्रेट किया जा सकता है या अलग से हार्डवेयर यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिया एआई ने मेटा के साथ सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई के गठन की भी घोषणा की। ये सेंटर आईआईटी जोधपुर में गठित किया जाएगा, जिसे सृजन नाम दिया गया है। यूनियन कैबिनेट ने यूपीआई के पेमेंट पर इंसेंटिव स्कीम शुरू करने की घोषणा की है और इसके लिए सरकार ने बजट आउटले 1500 करोड़ रुपीस का रखा है। ये योजना केवल 2,000 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट पर लागू होगी। छोटे दुकानदारों को 2,000 रुपए या उससे कम के लेन देन पर 0.15% का इंसेंटिव मिलेगा। ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई ग्राहक 1,000 रुपए का सामान खरीदता है और इसका पेमेंट यूपीआई के जरिए किया जाता है, तो दुकानदार को 1.5 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। व्यापारियों को यह पेमेंट कैश के फॉर्म में ही किया जाएगा। इस पेमेंट का 5वां हिस्सा पूरे साल में बैंक की अवसंरचना, जैसे कि उसके यूपीआई सिस्टम ने कैसे काम किया, इस पर डिपेंड करेगा। इस योजना का मकसद है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। लेन देन डिजिटल होगा तो सरकार के पास भी रिकॉर्ड होगा। आपको बता दें कि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में अटैच करने की सुविधा देती है। यह पीयर टू पीयर लेन देन को भी पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार शेड्यूल्ड और भुगतान किया जा सकता है। इसे साल 2016 में एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। इसका गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत किया गया है। भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना बनाने के लिए यह आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। सोशल मीडिया कंपनी एक्स यानी ट्विटर ने भारत सरकार पर केस किया है। एक्स पर मालिकाना हक यूएसए के बिलियनियर इलॉन मस्क का है, तो हम कह सकते हैं कि इलॉन मस्क ने भारत सरकार पर केस कर दिया है। यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में दर्ज कराया गया है। एक्स का आरोप है कि भारत सरकार गैर विधिक तरीके से ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट कर रही है, जो कि अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। इसमें आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b के गलत इस्तेमाल की बात कही गई। कहा गया है कि सरकार धारा 79(3)(b के तहत कंटेंट को ब्लॉक करने के मैकेनिज्म पर काम कर रही है, जबकि इसी एक्ट की धारा 69A में कंटेंट को ब्लॉक करने का विधिक तरीका दिया गया है, जिसे फॉलो नहीं किया जा रहा। याचिका में 2015 के सुप्रीम कोर्ट के श्रेया सिंघल मामले का भी हवाला दिया गया, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि कंटेंट को केवल प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस के जरिए ही ब्लॉक किया जा सकता है, या फिर आईटी एक्ट की धारा 69A में दी गई विधिक प्रक्रिया को फॉलो करके कंटेंट को ब्लॉक किया जा सकता है। देखिए, आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b में प्रावधान है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को गैर विधिक कंटेंट को कोर्ट के ऑर्डर या सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन पर हटाना होगा। अगर प्लेटफॉर्म्स 36 घंटे के भीतर इसका पालन नहीं करते तो धारा 79(1) के तहत यानी 79(1) के तहत मिली सुरक्षा लागू नहीं रहेगी और प्लेटफॉर्म्स पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एक्स के मुताबिक ये धारा सरकार को कंटेंट को ब्लॉक करने का स्वतंत्र अधिकार नहीं देती। वहीं आईटी एक्ट की धारा 69A में सरकार को डिजिटल कंटेंट की पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक करने की शक्ति दी गई है, अगर यह कंटेंट राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा हो तब। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009 के तहत एक समीक्षा प्रक्रिया को भी फॉलो करना होता है। इसके अलावा एक्स ने सरकार के सहयोग पोर्टल को लेकर भी विरोध दर्ज कराया है। एक्स का आरोप है कि सरकार सहयोग नाम के पोर्टल के जरिए कंटेंट को ब्लॉक करती है। गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इस पोर्टल को ऑपरेट करता है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है अबायोटिक।
अबायोटिक के लिए हिंदी शब्द है अजैव। किसी इकोसिस्टम में अबायोटिक फैक्टर्स यानी अजैविक घटक से मतलब ऐसे घटकों से है जो जीवन से रहित हैं। इनमें भौतिक और रासायनिक लक्षण होते हैं। सूर्य की रोशनी, बारिश, बादल, रॉक्स और हवा को ऐसे ही फैक्टर्स में काउंट किया जाता है। मान लीजिए आप किसी क्लासरूम में हैं जहां पर टीचर हैं, आप हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, ब्लैक बोर्ड है, सीलिंग फैन है, विंडो पर कुछ बर्ड्स हैं। अब बताइए आपके इस क्लासरूम के इकोसिस्टम में अबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? पहला सवाल है, कवच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसे भारत ने जापान के सहयोग से तैयार किया है। यह प्रणाली खराब मौसम की स्थिति में भी काम कर सकती है। सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट में हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड पहले स्थान पर है। भारत को हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वीं रैंक हासिल हुई है। अफगानिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में आखिरी पायदान पर रखा गया है। सही कथनों को चुनना है, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक और तीन या फिर उपर्युक्त सभी। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, सुपारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सुपारी के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। भारत में सुपारी के उत्पादन में केरल पहले स्थान पर है। कर्नाटक की सिरसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना था, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल एक और तीन। दूसरा कथन गलत है क्योंकि भारत में सुपारी के उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था वुलर लेक से संबंधित, जिसमें पूछा गया था कि वुलर झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसे रामसर साइट का दर्जा हासिल है। यह झील लद्दाख में स्थित है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना था, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और। सही जवाब है इसका विकल्प ए, यानी केवल एक और दो कथन सही है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि वुलर लेक जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 144वें सत्र की बैठक ग्रीस के कोस्टा नवारिनो में आयोजित की गई थी। इस मौके पर आईओसी के 10वें अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई है। आईओसी के अध्यक्ष पद पर क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया है। क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की खेल मंत्री हैं और ओलंपिक स्विमिंग में 2 बार गोल्ड जीत चुकी हैं। इसी के साथ वे आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। साथ ही वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी भी हैं। उन्हें आईओसी के सदस्यों द्वारा 8 सालों के कार्यकाल के लिए एक सीक्रेट बैलेट के जरिए चुना गया है। वर्तमान में आईओसी में अध्यक्ष के पद पर थॉमस बाक काबिज हैं। उनका कार्यकाल 23 जून 2025 को खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि आईओसी का गठन 23 जून 1894 को पहली ओलंपिक कॉन्फ्रेंस में किया गया था। इसे सेलिब्रेट करने के मकसद से 23 जून को ओलंपिक डे का भी आयोजन किया जाता है। यह आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए जिम्मेदार एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस शहर से हुई थी। इनकी शुरुआत फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोरबार्टीन के प्रयासों से हुई थी। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। जुलाई 2021 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक के आदर्श वाक्य में बदलाव किया है। नया आदर्श वाक्य है सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। 34वें समर ओलंपिक साल 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। वहीं भारत ने 36वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की है। अगर भारत मेजबानी की दावेदारी जीतने में कामयाब होता है तो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद भारत ओलंपिक की मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई देश बन जाएगा। 22 मार्च को दुनिया भर में अर्थ आवर यानी पृथ्वी काल मनाया जाएगा। आमतौर पर यह इवेंट मार्च के अंतिम दिनों में शनिवार को स्थानीय समय के मुताबिक 8:30 से 9:30 बजे के बीच शाम में रात में आयोजित किया जाता है।
इस दौरान वैश्विक स्तर पर लोग हर तरह की लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर किया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रास रूट मूवमेंट है। इसका प्रमुख मकसद जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन को कम करना और ऊर्जा बचत को प्रोत्साहित करना होता है। इस इवेंट को मार्च में आयोजित किए जाने की एक खास वजह है। दरअसल मार्च में दोनों गोलार्धों में वसंत और शरद विषुव यानी इक्विनॉक्स होता है, जिससे दोनों गोलार्धों का सनसेट का समय नजदीक रहता है। ऐसे में जब इस लाइट ऑफ इवेंट का आयोजन किया जाता है तो इसका वैश्विक प्रभाव ज्यादा विजिबल होता है। इसका आयोजन WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 31 मार्च 2007 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। अर्थ आवर की शुरुआत में इसके लोगों में 60 लिखा हुआ था। ये घंटे में मौजूद 60 मिनट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 2011 से लोगों में 60 प्लस कर दिया गया। मतलब ये कि ऊर्जा संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयासों को इस 1 घंटे के बियॉन्ड ले जाना है। तो कल यानी 22 मार्च को आप सब अर्थ आवर कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था कि पृथ्वी काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह यूएनईपी और यूनेस्को का उपक्रम है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी हर साल एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के लिए जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल 2025 के अंत तक फाइनल किया जाएगा। पिछले महीने यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत आई। इस दौरान यह तय हुआ कि 2025 के अंत तक दोनों पक्ष FTA को फाइनल करेंगे। दोनों पक्षों के बीच FTA को लेकर वार्ता 2022 में शुरू हुई थी। अभी तक इस मामले पर 10 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं। अगली वार्ता मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इन वार्ताओं को लेकर EU ने एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कई मुद्दों पर बातचीत से हल निकला है, लेकिन रूल्स ऑफ ऑरिजिन के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में रूल्स ऑफ ऑरिजिन का मुद्दा बहुत जरूरी है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि ये उत्पाद जिस देश से आयात किया जा रहा है वहीं पर ओरिजिनेट हुआ है या नहीं। ऐसे समझिए कि भारत और वियतनाम के बीच व्यापार को लेकर एक समझौता है। वियतनाम से आने वाले उत्पादों पर भारत कम टैरिफ लगाता है। अब अगर वियतनाम में स्थित कोई कंपनी चीन से सामान मंगाकर भारत भेजने लगे तो और उस पर ठप्पा लगा दे कि ये वियतनाम का है, तो एक तरह से चीटिंग हो जाएगी और भारत का नुकसान हो जाएगा। नुकसान इस सेंस में कि अगर हमें चीन के सामान को रियायत देनी होती तो हम चीन के साथ ही ऐसा समझौता कर लेते। समझौता वियतनाम के साथ है तो रियायतें भी उसी के उत्पादों को दी जाएंगी। तो इस झोल से बचने के लिए भारत समेत सभी देश FTA या ऐसे समझौते करते वक्त रूल्स ऑफ ऑरिजिन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होगा, इसे डिफाइन करते हैं। हर FTA में इसके क्लॉज अलग अलग हो सकते हैं। अभी हाल ही में द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी CBIC ने कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ऑरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट्स रूल्स 2020 में संशोधन करके सर्टिफिकेट की जगह प्रूफ शब्द का इस्तेमाल किया है। इससे भारतीय अथॉरिटीज रूल्स ऑफ ऑरिजिन के नियमों को ज्यादा सख्त तरीके से लागू कर सकेंगी। भारत ने कोयले के उत्पादन में एक माइलस्टोन अचीव किया है। दरअसल भारत ने वर्तमान वित्त वर्ष में 1 बिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लिए गर्व का विषय बताया। साथ ही ये अचीवमेंट देश की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता को दिखाता है। सरकार का दावा है कि भारत ने केवल कोयले के उत्पादन में ही वृद्धि नहीं की है, बल्कि भारत ने कोयले के उत्पादन में सतत खनन को भी बढ़ावा दिया है। बता दें कि जीवाश्म ईंधनों में कोयला भारत में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह भारत में पाया भी बहुतायत में जाता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 55% तक कोयले पर निर्भर है। भारत की उद्योग विरासत को तैयार करने में भारतीय कोयले की अहम भूमिका रही है। कोयला एक अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक है और इसका निर्माण लाखों वर्षों तक मिट्टी के नीचे दबे पौधों के अवशेषों पर पड़ने वाले जियोलॉजिकल प्रेशर के कारण हुआ है। भारत में कई तरह के कोयले पाए जाते हैं। इनमें एक टाइप है एंथ्रेसाइट। ये एक हाई ग्रेड वाला कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा का प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है। यही कोकिंग कोल है जिसका यूज स्टील बनाने के लिए किया जाता है। भारत में ये जम्मू कश्मीर में बहुत कम मात्रा में मिलता है। भारत अपनी स्टील इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके आयात पर निर्भर है और अपनी जरूरतों का 85% कोकिंग कोल आयात ही करता है। 2024 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें भारत सरकार से कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल घोषित करने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि स्टील की कॉस्ट में 42% हिस्सा तो कोकिंग कोल का ही होता है। अब अगर भारत को अवसंरचना विकास करना है जिसमें स्टील की बड़ी भूमिका है,
तो कोकिंग कोल का घरेलू स्तर पर उत्पादन जरूरी है। दूसरा टाइप होता है बिटुमिनस। ये मीडियम ग्रेड का कोयला है। भारत में बिजली के उत्पादन में इसका इस्तेमाल होता है। ये भारत के झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तीसरा टाइप है लिग्नाइट। ये एक लो क्वालिटी कोल है। इसमें कार्बन कंटेंट नाम मात्र का होता है और ये राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग एक मेटाफर है। इसका मतलब है कि एक अदृश्य दीवार, यानी एक ऐसी बाधा या दीवार जो दिखाई नहीं देती। फेमिनिज्म मूवमेंट में इस शब्द का इस्तेमाल महिलाओं द्वारा फेस की जा रही लैंगिक असमानता के लिए किया जाता है। किसी बड़ी संस्था या कंपनी में महिलाएं सीईओ और प्रेसिडेंट जैसे पदों पर कम ही दिखाई देती हैं। यहाँ पर उनकी मेरिट आड़े नहीं आती, बल्कि कई बार वजह उनका महिला होना होता है। जैसे आपने सुना होगा कि जब कोई महिला अंतरिक्ष विज्ञान या डिफेंस जैसे क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो कहा जाता है कि उन्होंने ग्लास सीलिंग ब्रेक की है, क्योंकि ये वे सेक्टर्स हैं जहां पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। इसे समझने के लिए आप आज के बुलेटिन की पहली खबर पर गौर कर लीजिए। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को पहली महिला अध्यक्ष 2025 में जाकर मिली हैं, जबकि आईओसी 1894 में गठित की गई थी। अब ऐसा तो नहीं रहा होगा कि आज तक स्पोर्ट्स की दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं हुई जो आईओसी को लीड कर सके, लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में एक ग्लास सीलिंग है, जिसके चलते पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र में कम है। क्रिस्टी कोवेंट्री ने अपनी स्पीच में भी कहा कि इस पद पर पहुंचकर उन्होंने ग्लास सीलिंग ब्रेक की है। हाल ही में क्रिस्टी कोवेंट्री का नाम चर्चा में रहा। उनसे जुड़े कुछ कथनों पर विचार कीजिए। वे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के पद पर चुनी गई पहली महिला हैं। वे जिम्बाब्वे से संबंध रखती हैं। वे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला सवाल है अर्थ आवर यानी कि पृथ्वी काल का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? WWF, UNEP, यूनेस्को या फिर यूनिसेफ? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था कवच के संबंध में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसे भारत ने जापान के सहयोग से तैयार किया है। यह प्रणाली खराब मौसम की स्थिति में भी काम कर सकती है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। पहला कथन गलत है, क्योंकि कवच प्रणाली को भारत ने स्वदेशी तौर पर तैयार किया है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट में हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड पहले स्थान पर है। भारत को हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वीं रैंक हासिल हुई है। अफगानिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में आखिरी पायदान पर रखा गया है। सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी। सही जवाब है विकल्प डी यानी तीनों कथन सही हैं। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।